स्वागत है आप सभी का बच्चों आपकी हिंदी की कक्षा में। आज हम करेंगे कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी पाठ्य पुस्तक का आखिरी पाठ बाय कोरल पब्लिशर्स और वो पाठ है पाठ 16 प्रदूषण। तो आइए देखते हैं इस पाठ में प्रदूषण के बारे में क्या क्या दिया गया है। प्रस्तुत निबंध, ये एक निबंध है प्रसिद्ध साहित्यकार हरचरण लाल शास्त्री द्वारा लिखित है, जिसमें प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें रोकने पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक विपदा मनुष्य द्वारा निर्मित है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने पर आमादा है, जिसमें मौसम में असामान्य बदलाव देखे जा सकते हैं। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। अब जो प्राकृतिक विपदा है वर्तमान समय में वो मनुष्य द्वारा ही निर्मित है, मनुष्य ने ही इसका निर्माण किया है, क्योंकि वह जो प्रकृति का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने पर तुला हुआ है और उससे मौसम में असामान्य बदलाव देखे जा सकते हैं। और ये पूरे विश्व में यही बात है। ये स्थिति जो है ये पूरे विश्व में है, केवल भारत की बात नहीं है। ये सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। पहले प्रकृति के विभिन्न तत्वों में संतुलन था। धरती वनस्पतियों से पूरी तरह ढक न जाए, इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। इन जानवरों की संख्या न बढ़ जाए, इसलिए हिंसक जानवरों की संख्या भी अधिक थी। इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था, जिससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन अनुकूल बना रहता था। परंतु मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। ये एक चक्र चलता है बच्चों की घास बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए कहते हैं जानवर, घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। अब इन जानवरों की संख्या ना बढ़ जाए, उसके लिए हिंसक जानवरों की संख्या थी पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि वो नियंत्रण हो जाए उनका। तो ये तीनों का जो संतुलन है वो बना रहता था अच्छे से, परंतु आजकल ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे पनपे हैं। जनसंख्या का विस्फोट भी हुआ है। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल आदि चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए। इसलिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। अब इन सब की आवश्यकता बढ़ती गई तो जंगलों को काटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, जिनके कारण जंगल जलमग्न हो गए। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को उर्वरक और पौधों को कीटाणु हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए कीटनाशी दवाइयाँ चाहिए। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी दूषित हो गई। अब ये ज़्यादा मात्रा में डलने लगे मिट्टी में तो मिट्टी हो गई दूषित। बढ़ती हुई आबादी भी कम गंदगी नहीं फैलाती। बड़े बड़े नगर बस गए। मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गईं, जो अंततः नदियों में ही गिरती हैं। कूड़े कचरे और अन्य प्रकार की गंदगी जहां तहां फैल गई। अंत में उसे भी नदियों तथा जलाशयों में ही शरण मिलती है। इस प्रकार हवा और जल प्रदूषित हो गए। सब जाकर कहाँ मिलता है आखिर में? नदी में। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया। कारखानों में लगातार कचरा निकल रहा है, जो प्रायः जलाशय नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। कहीं कहीं खुली भूमि में भी कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। इस तरह आज धरती, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित हो चुके हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के थल,
जल और नभ में चलने वाले तेज से तेज वाहन बनाए गए। इनसे यातायात में बड़ी सुविधा हुई। दुनिया छोटी हो गई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता एवं सुगमता पूर्वक पहुंच जाते हैं। बड़े जलयान और वायुयान लगातार धुआं उगलते और शोर मचाते हैं। इन सब चीज़ों का विकास तो हुआ, परंतु पर्यावरण धीरे धीरे दूषित होती गई। इस दशक के आदमी ने अंतरिक्ष यान भी बना लिया और रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के रॉकेट व उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। फलतः ये वायुमंडल की परतों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और बाह्य मंडल को प्रभावित करने लगे। तो ये सब जो वायुमंडल की परतें हैं ये सभी प्रभावित हुई इस कारण। ओजोन मंडल की मोटी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कुप्रभाव से जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, वहां वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा बढ़ा दी है। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो जाएगी। यदि ओजोन गैस की परत पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव कैसे होगा? अब ये चिंता का विषय है। आधुनिक युग में मुख्य रूप से चारों प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं और भविष्य में इसका कुप्रभाव कितना फैलेगा यह बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्रायः सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि वायुमंडल दूषित हो जाएगा तो प्राणी मात्र के जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पहली आवश्यकता हवा, दूसरी आवश्यकता पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। हम जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का जल दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी ही दूषित हो जाता है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिकों ने चिंतित होकर खोज की तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकाधिक पेड़ लगाकर धरती को हरा भरा किया जाए। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार कम से कम किया जाए। यातायात के साधनों का उपयोग कम से कम करें। अपनी धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। कारखानों की चिमनियों को न केवल ऊंचा किया जाए बल्कि उनकी गंदगी को रोकने का प्रयास किया जाए। यातायात के साधनों में भी धुआं कम से कम निकले और विषैले पदार्थ नदियों में न प्रवाहित किए जाएं। हमारी भूमि जहां तक हो सके विषैली न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब प्रयास किए जा रहे हैं कि वातावरण को शुद्ध रखा जाए। किस प्रकार शुद्ध रखा जाए? हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भीषण शोर करते हैं। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से आदमी को मानसिक तनाव बढ़ता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभी भीषण आवाज़ या चित्कार को सुनकर हृदय धक से रह जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, इसलिए विश्व की सरकारों के साथ हमारी सरकार और वैज्ञानिक मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रदूषण का जितनी जल्दी हो सके नियंत्रित किया जा सके, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हम प्रकृति से तालमेल रखते हुए पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, जिससे धरती बनी रहे। कैसी बनी रहे धरती? फूलहि फलहि विटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बह सुख देनी। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहूँ सुलभ पदारथ चाय। ऐसी हो हमारी धरती, चारों तरफ फल फूल हरे भरे वृक्ष बिखरे रहें और
ये ऋतु जो बसंत ऋतु आती है उससे चारों तरफ सुंदरता, हरियाली फैल जाए, सुंदर सुंदर फूल खिले चारों तरफ और वातावरण शुद्ध हो जाए। हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है। ये जो हमारा पर्यावरण है बच्चों, ये है हमारा रक्षा कवच। ये हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। ये हम सबका पालन करता और जीवनधार है। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। बड़े बड़े बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन और आंवला जैसी उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। यह कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों को रोका जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। पहला कि हम गंदगी न फैलाएं। अब हम किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं इस पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए? पहली बात तो हम गंदगी कहीं भी गंदा ना करें, और दूसरा यह है कि जहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा आदि न फेंकें। वृक्षों की टहनियों को न तोड़ें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वस्तुतः पर्यावरण रक्षण तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना गया है। बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कार्य माना गया है। आज भी पानी के स्रोतों, देवालयों, मार्गों के निकट पेड़ लगाने और लगे पेड़ों को न काटने की प्रथा है। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूत्र त्याग पाप कर्म माना गया है। इन संस्कारों को बनाए रखने पर हम स्वभावतः पर्यावरण संरक्षण के महान उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। तो ये सब हमारे संस्कारों में ही हैं। बस हमें क्या ज़रूरत है कि उसको हमें नियम में लाना। हमें ये सब कार्य, जो कार्य हमें नहीं करने के लिए बोला गया है हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में, तो उन कार्यों को हमें नहीं करना है। पेड़ नहीं काटने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी है। हरचरण लाल शर्मा। तो अब बच्चों आगे चलते हैं, पढ़ते हैं शब्दार्थ। विपदा, संकट, प्राणवायु, हवा, ऑक्सीजन, प्रवाहित, बहा देना, विटप, वृक्ष, प्रथा, रीति, जलमग्न, जल में डूबे हुए, ज्ञात, पता, विश्वव्यापी, संसार भर की, मंजू, सुंदर, निर्वाह करना, निभाना। अब करते हैं बच्चों अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। वर्तमान में मौसम चक्र कैसा हो गया है? वर्तमान में मौसम चक्र में अनेक तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन शामिल है। कहीं कहीं चरम पर मौसम पहुंच गया है। अत्यधिक गर्मी, चरम पर ही सब चीज़ें हैं। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात या अत्यधिक सूखा पड़ना। जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम हुआ है? जनसंख्या विस्फोट का ये परिणाम हुआ है कि जनसंख्या, इसी के चलते बहुत सारे कारखाने खुल गए हैं। लोगों के आवास के रहने के स्थान के लिए जंगल काटे जा रहे हैं और इस कारण जो पर्यावरण है उसको नुकसान हो रहा है, उसको हानि पहुंच रही है। मिट्टी किस कारण दूषित हो गई है? अत्यधिक रासायनिक खादों या कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी दूषित हो गई है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जिसे मृदा प्रदूषण भी कहा जाता है, और ध्वनि प्रदूषण। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
प्राकृतिक विपदा किसके द्वारा निर्मित है? प्रकृति, जीव जंतु, मनुष्य, प्रदूषण। प्राकृतिक विपदा मनुष्य द्वारा निर्मित है। बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे पनपने का क्या कारण है? जनसंख्या, प्रदूषण, बिजली, वैज्ञानिक आविष्कार। जनसंख्या है। कारखानों से निकलने वाला धुआं कौन से प्रदूषण को बढ़ाता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच कौन सी क्रिया होती है? भौतिक, जैविक, रासायनिक? कोई नहीं, रासायनिक क्रिया। पर्यावरण हमारा क्या है? विरासत, जीवनाधार, रक्षा कवच, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी पर्यावरण हमारा ये सभी हैं। विरासत भी है, जीवनाधार भी है, रक्षा कवच भी है। तो बच्चों, यही समाप्त होता है आपका ये पाठ और ये पाठ्यपुस्तक भी। ये पाठ्यपुस्तक का आखिरी पाठ था। आशा करती हूँ आपको सभी पाठ अच्छे से समझ आए होंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। आभार।